ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल डाटा मॉडलिंग, जो कि पिछले लेक्चर से चला आ रहा है। इसमें आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमुलेशन एंड एनालिटिकल रिजल्ट्स। सो ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसी भी किस्म की डाटा मॉडलिंग के लिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो द आइडियल अप्रोच, बेसिकली आइडियल रिजल्ट्स किसी भी मैथमेटिकल मॉडलिंग की ये हो सकती है कि आपको एक सिंगल फार्मूला मिले जो कि तमाम जो रेलेवेंट वेरिएबल्स हैं सिस्टम के उसके दरमियान रिलेशनशिप को ज़ाहिर कर सके। सो दैट द बेस्ट आइडियल results of any mathematical modeling activity is a single closed form formula that states in a compact way that relationship between the relevant variables of a system. Um, Such analytical solutions provide global insight into the behavior of the system. So वो आपको globally एक insight provide करते हैं overall behavior system के overall behavior के बारे में। और ये एक हमारा एनालिटिकल सोल्यूशन होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आइडियल सिचुएशन और ये ऐसा होता नहीं है। ये बहुत रेयर है कि आपको कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए जो जो है किसी रियलिस्टिकली साइज मॉडलिंग प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर सके। रियलिस्टिक साइज मॉडलिंग प्रॉब्लम से मतलब ये है कि जो एक्चुअल हमारी मॉडलिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं इन बायोलॉजिकल साइंसेस वो बहुत कम्प्लेक्स होती हैं। सो इवन सिंपल से सिंपल जो मॉडलिंग प्रॉब्लम भी हैं उनके लिए भी ऐसा फॉर्मूलेट करना लेके आना वो बहुत मुश्किल है या रेयर है। सो दिस वाज द आइडिया स्टैंडर्ड। और इसको ये हमारे जहन में होता है किसी भी मॉडलिंग किसी प्रॉब्लम को मॉडलिंग करने से पहले। So the science of biology deals with the real world complex systems, typically with many interactions and non-linear interdependencies between their components. So जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो रियल वर्ल्ड बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो कम्प्लेक्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। और उसके अलावा उनमें डिपेंडेंसीज लीनियर नहीं होती। लीनियर और नॉन लीनियर इंटरडिपेंडेंसी मतलब में फ़र्क ये है कि लीनियर डिपेंडेंसी वो होती है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो उससे रेलेवेंट दूसरी क्वांटिटीज़ भी इंक्रीज़ करें। सो दैट इज़ लीनियर इंटरडिपेंडेंसी। नॉन लीनियर ये है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है और दूसरी का पैटर्न या डिक्रीजिंग होगा या कुछ और होगा, मतलब इट इज़ नॉट डायरेक्टली और लीनियरली लिंक्ड। सो उसका बिहेवियर कुछ और होगा। सो ये भी हम दो चीज़ों की, दो कंपोनेंट्स की इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर किसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं और उनकी इंटरेक्शंस को एट अ टाइम मॉडल करना और डिपेंडेंसीज़ को देखना कि एक चीज़ के इंक्रीज होने से बाकियों पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। प्रोवाइडेड द फैक्ट कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स सभी एक जैसा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हर वक्त। Systems with such characteristics are always hard to treat exactly. So ये एक फैक्ट है। सो जैसे कि हम देखते हैं कि मसल सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो सेल्स ह्यूमन की आई में वही सेल किसी और तरह फंक्शन कर रहा है, जबकि मसल में वही सेल किसी और तरह कोई और फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, और स्टमक में वही सेल कोई और फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। सो इट्स हार्ड टू मॉडल सच complex interactions. Suitable approximations can significantly increase the range of the systems for which analytical solutions can be obtained. Yet, even these cases will remain a tiny fraction of all cases. So, बेशक हम जितना मर्ज़ी अप्रोक्सीमेशन कर लें ये लेकिन इसको ये फिर भी वो सिस्टम जो है वो तमाम सिस्टम का एक बड़ा टाइनी फ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन पूरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करना इट्स वेरी इम्पॉसिबल। In the vast majority of cases, mathematical models in biology need to be solved numerically.
Instead of finding one general solution valid for all parameters, one needs to find a specific solution for a particular set of parameter values. So हम जब न्यूमेरिकल बहुत सारे केसेस में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं या एनालिटिकल मॉडल्स भी जिन्हें कह सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स कह सकते हैं. सो ये मॉडल्स जो हैं ये आपको जनरल सॉल्यूशंस देने के बजाय आपको बहुत स्पेसिफिक जो है वो सॉल्यूशन देते हैं, और वो स्पेसिफिक सॉल्यूशन भी इस तरह से होता है कि किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ पैरामीटर वैल्यूज़ को लेकर वो सॉल्यूशन बनाया जाता है. सो यू कैन से इट इज़ हाईली स्पेसिफिक. सो लेकिन मॉडलिंग में हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसा सॉल्यूशन लेकर आएँ जो जनरल हो, जो ग्लोबल हो. ठीक है. So this normally involves using some form of computation A to solve for the independent variables. और अमूमन जब हम मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात करते हैं उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तो इस वजह से they need to be very specific. Numerical procedures can solve systems that are far too complicated for even approximate analytical methods and are powerful in this sense. So this is just a positive or advantage of this numerical procedure. ठीक है, या जिसे हम numerical model भी कहते हैं. But the downside is that the generality of the analytical results become lost when numerical results are used. So प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि जब हम इनको एक्चुअल वर्ल्ड में कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इन मॉडल्स को, इन इन तो इन एनालिटिकल रिजल्ट्स की बेस पे जो हमारे पास मॉडल्स आते हैं उनको, तो उनकी जनरलिटी लॉस्ट हो जाती है, वो जनरल नहीं होते. दे आर वेरी स्पेसिफिक. दिस मीन्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स and how this depends on parameters can no longer be seen directly from an individual solution. So individual, इससे हम ये बात भी अखज़ करते हैं कि एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन से आप कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं अखज़ कर सकते जो कि वेरिएबल्स के दरमियान इंटरेक्शन को और उनकी डिपेंडेंसी को शो कर सके. लेकिन अगर आपको वो करना है तो आपको फिर बहुत एक्सटेंसिव जो है वो पैरामीटर्स की इंटरेक्शन को मॉडल करना पड़ेगा मैथमेटिकल मॉडल की फॉर्म में, अगर आपने इसको सॉल्व करना है. सो पैरामीटर स्पेस हमारी क्योंकि ज़्यादा होती है, पैरामीटर स्पेस से मुराद है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हर पैरामीटर मैथमेटिकल मॉडल का हिस्सा नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम. For relatively small models, it is often possible to explore the space of parameters exhaustively, at least the space of reasonable parameters. This is a tedious exercise but can lead to quite robust insights. Exhaustive explorations of the parameter space quickly becomes much harder as the number of parameters increases beyond a handful. In those cases, one could try to switch strategy. Instead of exploring the entire parameter space, one could concentrate on experimentally measured values of the parameters. So ये छोटे, अगर आपके पास कम तादाद में पैरामीटर्स हैं तो उनमें आप जो है ना छोटे छोटे मॉडल्स बना सकते हैं. लेकिन ये बहुत टीडियस टास्क है इसके लिए कि आप किन पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखेंगे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है. ऑल्दो ऐसे छोटे छोटे मॉडल्स काफ़ी रोबस्ट हो सकते हैं. रोबस्ट से मुराद है कि ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं और आपको मुख्तलिफ सिचुएशन को प्रिडिक्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं. दे कैन टेक इट. सो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही ये नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उनको मॉडल करना, उनके मॉडल बनाना मुश्किल होता जाता है. सो ऐसे केसेस में हम ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम पैरामीटर के पूरी जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबको ट्राई करने की कोशिश करें, हम उनकी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यूज़ पे कंसंट्रेट करें बजाय इसके कि हम उन एक्चुअली पैरामीटर्स को मॉडल करने की तरफ जाएं. सो वी कैन ट्राई कि हम उनकी मेजर्ड वैल्यूज़ को देखें कि वो क्या है और उनकी बेस पे हम कोई मॉडलिंग करने की कोशिश करें.
सो जो कि एक अट्रैक्टिव सोल्यूशन लगता है, लेकिन ये एक्चुअली ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई मॉडलिंग नहीं है. सो इट मे बी दैट नो बडी हैज़ एवर मेजर्ड दिस पैरामीटर्स. ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ठीक है, हम पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को मैयर तो कर लें, लेकिन हो सकता है किसी ने कभी उन वैल्यूज़ को मैयर ही ना किया हो, और अगर किया भी हो तो उसमें बहुत सारे गलती के इम्कानात हों, जिसकी वजह से एरर्स आ सकते हैं, आपकी मॉडल इनकरेक्ट हो सकता है आपकी. सो दिस इज़ अ मेजर कंसर्न के आप जिन पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तो इन केस आप मैथमेटिकल अप्रोच आपकी अडॉप्ट करना चाहते हैं और उन पैरामीटर्स को वाकई अपने मॉडल का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो if you go for their values instead of actual parameters to perform the modeling, so उसमें ये होगा कि आपके जो उन पैरामीटर्स की मेजरमेंट जो है वो एक मेजर इशू बन जाएगा कि आप मैयर कैसे करें, और हो सकता है उसके मेजरमेंट का कोई मेथड भी ना हो. सो उसकी वजह से उसकी यूज़फुलनेस कम होगी. So, mathematical models are often highly simplified with respect to real systems, and for this reason, some of their parameters may not relate in an obvious way to the entities in the real world. So, mathematical model क्योंकि वो complexity को represent नहीं करते, they are very simplified form of you can say some part of system या कुछ parameters की interaction को वो show कर सकते हैं. सो ये एक बहुत मेजर लिमिटेशन होती है, और मोस्ट ऑफ केसेस में वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ रिलेट करना भी उनको मुश्किल हो जाता है. इन दिस सिचुएशन वन टिपिकली हैज़ टू बी बेस मॉडल्स ऑन गेसेस अबाउट पैरामीटर्स. एक जो आपके पास सोल्यूशन है वो ये है कि आप जस्ट एज्यूम करें, गेस करें. In many cases one will find that there are only a few parameters that actually make a quantitative differences to the behavior of the system, whereas most parameters do not have a great influence on the model. So ये एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि समटाइम्स हमारे पास सभी जो सिस्टम के रिलेटेड पैरामीटर्स हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट नहीं भी होते. सो उनमें कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस हो सकता है, मतलब कोई पैरामीटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पैरामीटर्स. सो हम उन इन्फ्लुएंशियल पैरामीटर्स को जो है वो मॉडल में इस्तेमाल करने की कोशिश करें. सेंसिटिविटी ऑफ द मॉडल टू द चेंजेस ऑफ पैरामीटर्स मस्ट बी एक्सप्लोर्ड बाय द मॉडलर. जो बंदा मॉडल कर रहा है उसको ये हर जो पैरामीटर के चेंज होने से जो मॉडल पे फ़र्क पड़ता है वो उसको खुद जो है ना वो एक्सप्लोर करना पड़ता है या मैयर करना पड़ता है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क इन मॉडलिंग. अच्छा, मॉडल फिटिंग जो है गुड है बैड. सो बेसिकली मॉडल फिटिंग क्या होती है? दिस इज़ अ कॉमन स्ट्रेटजी फॉर डीलिंग विद अननोन पैरामीटर्स. सो to fit the model to the measured data. This can be successful when there are only a few unknown parameters. However, there are also significant dangers. Firstly, if a model is complicated enough, it could well be the case that it could be fitted to nearly anything. So, model fitting क्या होता है कि आप कोई मॉडल क्रिएट करें जिसमें आप के पास तमाम जो डाटा अवेलेबल है वो या तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, और उसमें आपके पास तमाम पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं इंटरेक्शंस की. ठीक है, और मॉडल जब उससे आपके पास आ गया तो अगर वो मॉडल हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है उस ठीक है, आप उस मॉडल को प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट, और इसका मतलब और उसकी एक्यूरेसी जो है 100% आ रही है या 100 के करीब करीब आ रही है. सो दैट मीन्स कि दैट मॉडल इज़ ओवरफिटेड, या उसने वो हर रियल वर्ल्ड डाटा या रियल केस जो आपके पास आ रहा है उसको उसको वो लर्न कर लिया है या उसको वो मॉडल कर चुका है. सो देयर इज़ नो फर्दर रूम इन दैट मॉडल. सो इसको मॉडल फिटिंग कहते हैं, ओवर फिटिंग भी कहते हैं वैसे लोग. So a good fit with experimental data is not a sufficient condition for the quality of a model.
The fitted parameters may therefore be misleading or even meaningless. This does not mean to say that fitting is always a bad thing, but that any results obtained from fitted models have to be treated with appropriate caution. सो ओवरफिटिंग का एक नुकसान ये है कि उस आप अगर जब उसे अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स या रियल वर्ल्ड डाटा पे अप्लाई करते तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होता है और हर एक्सपेरिमेंट में ये अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होता है, तो दैट मीन्स कि आप को वो मिसलीड भी कर सकता है. हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई एनोमली हो जिसको वो डिटेक्ट ही ना कर रहा हो ड्यू टू ओवर फिटिंग या गुड फिटिंग. सो इस तरह के मॉडल्स को जो इस्तेमाल करते वक्त ज़रा एहतियात बरतनी पड़ती है. There are situations in the modeling when even numerical solutions cannot be obtained. So this can be either because the system of the equations to be solved is too complicated to even be formulated, or because the modeling problem is not amenable to a mathematical descriptions. So numerical solutions हो सकता है बिल्कुल भी आपके पास पॉसिबल हो, ऐसा भी solution ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है. इसकी पर्टिकुलर रीज़न हो सकती हैं कुछ कि या तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, या उसको किसी मैथमेटिकल फॉर्म में जो डिस्क्राइब नहीं किया सकता है, किसी इक्वेशन की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता. सो दीज आर द टू कंसर्न्स व्हाइल डीलिंग विद सच सिचुएशंस. जैसे कि एवोल्यूशन सिस्टम्स हैं जो कि इजीली एक्सप्रेस किए जा सकते हैं रूल से रादर दैन इक्वेशंस. जैसे कि व्हेन बोर्न देन म्यूटेट एक रूल बन गया. So this is not an equation, this is a rule. Similarly, it is also difficult to capture stochastic behavior using mathematical formulas. True, there are methods to estimate the statistical properties of stochastic systems using mathematical tools. Although हमारे पास stochastic systems और tools मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनको it is quite difficult task कि आप उस तरह के systems को mathematical formulas में present कर सकें या कैप्चर कर सकें. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विद मैथमेटिकल या एनालिटिकल रिजल्ट्स. एक अल्टरनेटिव अप्रोच है जिसको हम सिमुलेशन कहते हैं. सो सिमुलेशन many of these problems can be addressed by computer simulations. Simulations can be powerful tools and are able to capture accurate models of nearly limitless complexity, at least in principle. सो सिमुलेशंस हमारे पास एनालिटिकल मॉडलिंग की एक अल्टरनेटिव अप्रोच है जिसमें आप सिस्टम जितना भी कॉम्प्लेक्स हो इट डजंट मैटर, ये उस सिस्टम को कैप्चर कर लेता है. ठीक है, उस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर कर लेता है, उसमें आपको मॉडल बना के देता है. और इन प्रैक्टिस देयर इज़ ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट पैरामीटर्स एज इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल mathematical models. In addition, there are two more serious limitations. The first is that simulation models must be specified in a suitable form, जो कि एक कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, जैसे कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कोई सिमुलेशन लिखनी पड़ती. और सेकंड जो एंड परहैप्स मोर ऑफ मॉडर्न लिमिटेशन इज़ in practical application is that arising from runtime requirements. Runtime of even relatively simple models may scale unfavorably with some parameters of the system. So runtime किसी भी सिस्टम का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है अगर आप उसे उसमें थोड़े से पैरामीटर्स भी ज़्यादा जो है वो ऐड करते हैं तो वो काफ़ी गुना बढ़ सकता है. सो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है सिमुलेशन में आता. जैसे केमिकल सिस्टम्स हैं. अब केमिकल सिस्टम्स में होता है ये है कि इवन फॉर द स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो अगर हम ऐसी कोई सिमुलेशन बनाते हैं वो बहुत जो है वो रैपिड तो हो सकती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इंटरेक्शंस वंस द मॉडरेट टू हाई नंबर्स आर रीच्ड, simulations on even very powerful computers will be limited to the smallest periods of simulated time. Simplification of models can be valued in those. इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपने मॉडल को सिंप्लीफाई करें ताकि आपका रन टाइम जो है वो इंक्रीज़ ना हो. सो केमिकल रिएक्शंस में अगर आप सिमुलेट कर रहे हैं उसमें थोड़े से इजाफे से भी, चंद पैरामीटर्स के इजाफे से भी
आपका रन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। सो इसमें हम परफेक्ट फिक्सिंग फिनोमेना एक फिनोमेना है जिसको लोग यूज़ करते हैं। ये बड़ी कॉमन सी अप्रोच है, जिसमें आप स्पेशल अरेंजमेंट जो है उनको रिमूव कर लेते हैं। दिस इज ऑफन कॉल द केस ऑफ परफेक्ट मिक्सिंग वेयर इट इज़ अज्यूम दैट एवरी एंटिटी interacts with every other entity with equal probability. So this is the perfect mixing phenomena. All objects of the simulated world are, as to speak, in a so without any metric. Everybody is equally likely to bump into everybody else. So this is the perfect fixing phenomena कि हर एंटिटी जो है वो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, प्रोबेबिलिटी है दूसरी एंटिटी से इंटरेक्ट करने की। सो इसलिए आपको अपने मॉडल को सिंप्लीफाई करना चाहिए when while you are simulating, rather than thinking that it will only participate in the a limited number of interactions. ठीक है। So simulation models often make this assumption for good reasons. Perfect mixing reduces the complexity of the simulations dramatically and consequently leads to shorter run times and longer simulated times. The difference can be of orders of magnitude. So ये एक बहुत important phenomena है जो लोग करते हैं use. So this is all for now, and for next lecture, stay tuned and Allah Hafiz and stay safe.